नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊं क्लासेस में। तो दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास में हम बहुत सारे एक्टों को पढ़ेंगे, बहुत सारे अधिनियमों को पढ़ेंगे जो ब्रिटिश संसद ने यानी अंग्रेजों द्वारा लागू करे गए थे। इन्हीं एक्टों के माध्यम से, इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में अपना प्रशासन चलाते थे। तो इन एक्टों को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ज़रा समझा देता हूँ। उसके बाद हम अपना पहला एक्ट शुरू करेंगे जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, जो कि कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। तो 1613 में जहांगीर से ट्रेड करने का पास ले लेती है, यानी भारत में अब वो व्यापार कर सकती थी, उसका पास उसे मिल जाता है जहांगीर से। उसके बाद धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते हैं यानी अंग्रेज लोग होते हैं, वो अपनी 3 प्रेसिडेंसियाँ भारत में खोल देते हैं। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बम्बई प्रेसिडेंसी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी होती है उसकी स्थापना 1690 में करते हैं ये लोग। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना 1640 में करते हैं और जो बम्बई प्रेसिडेंसी होती है उसकी स्थापना 1687 में ही लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंसियाँ क्या होती थी? तो प्रेसिडेंसियाँ आप कह सकते हैं ये इनके केंद्र होते थे व्यापार के। यानी यहाँ क्या होगा, बंगाल, मद्रास और बम्बई में क्या होगा, जो अंग्रेज लोग होंगे इनके बड़े बड़े गोदाम होंगे, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत अपनी सेना रखेंगे वहाँ पर। ठीक है, यानी व्यापार के प्रमुख केंद्र होते थे ये बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो 3 प्रेसिडेंसियाँ ये लोग अपने खोल लेते हैं भारत में। अब इन जो प्रेसिडेंसियाँ होती थी, इन प्रेसिडेंसियों में ये लोग गवर्नर अपॉइंट करते थे, यानी गवर्नर को रखते थे। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी को बंगाल का गवर्नर देखेगा, मद्रास की प्रेसिडेंसी को मद्रास का गवर्नर देखेगा और बम्बई की प्रेसिडेंसी को बम्बई का गवर्नर देखता था। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और एक बड़ा युद्ध लड़ते हैं भारत में, जो कि था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध था। तो यहाँ एक तरफ अंग्रेजों की सेना होती है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ते हैं। दूसरी तरफ से बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नवाब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और बंगाल का एक बड़ा भूभाग अंग्रेजों के हाथों यानी ईस्ट इंडिया कंपनियों के हाथ में आ जाता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध भी लड़ते हैं अंग्रेज लोग। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और यहाँ एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है तो दूसरी तरफ यहाँ पर कंबाइंड सेना लड़ रही होती है। एक तरफ मुगल सेनापति होते हैं, मुगल सम्राट होते हैं शाह आलम सेकंड, और इनका साथ दे रहे होते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला और नवाब होते हैं मीर कासिम। तो ये 3 लोग की कंबाइंड सेना होती है और एक तरफ ब्रिटिश कंपनी होती है और यहाँ पर भी अंग्रेज लोग इन तीनों को हरा देते हैं। और जैसे ही बक्सर का युद्ध अंग्रेज लोग जीतते हैं तो बंगाल का एक बड़ा भूभाग अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है और यहाँ से अंग्रेज लोग क्या करते हैं, भारत के प्रशासन में अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, तो वो परमिट लेके आई थी इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से इनको एक परमिट मिला हुआ था कि पूरब के संग, ठीक है, पूरब के संग और कोई भी कंपनी ब्रिटेन से नहीं जाएगी, इकलौती कंपनी होगी जो कि व्यापार करेगी पूरब के संग। ठीक है, तो ये व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, व्यापार तो करा और साथ ही साथ भारत का एक बड़ा भूभाग यानी बंगाल इनके हत्थे चढ़ गया। लेकिन ब्रिटेन वालों को यानी महारानी लोग को, वहाँ के जो संसद है ब्रिटेन की संसद, उन सबको ये जितनी भी चीज़ हो रही थी ये चीज़ मालूम नहीं थी। वो लोग अभी यही सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो भारत में व्यापार वगैरह कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसके जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो लोग तो धीरे धीरे अमीर बनते चले आ रहे थे, ठीक है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था और कहीं ना कहीं जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी जा रही थी घाटे की तरफ, ठीक है। तो यानी जो गवर्नर वगैरह अपॉइंट होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल की प्रेसिडेंसी है, मद्रास की प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नर अपॉइंट होते थे, ठीक है। अब गवर्नर तो अमीर बनते चले आ रहे हैं और कंपनी जा रही है घाटे की तरफ। तो इन कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में शक की नज़रों से देखा जाने लगा कि भैया यार यहाँ के नवाब, यहाँ के जो गवर्नर हैं, ठीक है। और अब मैं एक बात आपको और बता दूं, जो यहाँ के गवर्नर थे, ठीक है, ये जब ब्रिटेन जाते थे तो इनको नवाब कहते थे, इनके पास इतना पैसा होता था, तो इनको शक की नज़रों से भी देखा जाता था कि यार कंपनी तो जा रही घाटे की तरफ, लेकिन ये जो नवाब हैं, ठीक है, सॉरी, जो यहाँ के जो गवर्नर हैं, ठीक है, ये लोग बहुत अमीर बनते चले आ रहे हैं, आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो उसके बाद पता लगता है ब्रिटिश संसद को कि इन लोगों ने क्या करा, भारत के एक बड़े भूभाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। तो उसके बाद जब अंग्रेजों को पता लगता है, यानी ब्रिटेन की संसद होती है उनको पता लगता है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को पता लगता है, अच्छा यार इन लोगों को तो हमने व्यापार करने भेजा था, लेकिन इनने क्या करा, यहाँ पर बड़े भूभाग में आधिपत्य स्थापित कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से अब ब्रिटिश संसद क्या करती है, वो कहती है ठीक है, आप लोगों ने वहाँ पर अधिकार स्थापित कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहती है, तो आप कोई बात नहीं, आप वहाँ पर प्रशासन चलाओ, लेकिन अब क्या होगा, हम यहाँ से एक्ट पारित करेंगे, यानी ब्रिटिश संसद एक्ट पारित करेंगे और उसी एक्ट के माध्यम से आप लोग पूरे भारत का प्रशासन चलाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, पहला एक्ट आता है जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, एक बड़े भूभाग पर कब्जा स्थापित कर लिया भारत में, लेकिन ये बात ब्रिटेन को मालूम नहीं थी। जब ब्रिटेन को पता चली ये बात, कब पता चली, जब कंपनी घाटे में जा रही थी, ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जो अपॉइंट होते थे वो लोग अमीर बनते चले आ रहे थे। तो यहाँ पर शक हुआ, जांच कराई, देखा, पता लगा उनको कि यहाँ तो भैया इनने व्यापार के साथ साथ भारत को लूटना ही प्रारंभ कर दिया, उनके क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। तो उसके बाद ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने कहा कि अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद का नियंत्रण होगा, यानी जो भी काम करेंगे ये लोग संसद के देखरेख में करेंगे, संसद एक्ट पारित करेगा और उसी एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, भारत में अपना प्रशासन चलाएगी, ठीक है। तो इन्हीं एक्टों को हम पढ़ना है हमें, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर एक्ट पारित करे गए, यानी अधिनियम पारित करे गए, और उन्हीं अधिनियम के माध्यम से ये लोग भारत में अपना प्रशासन चलाते थे, ठीक है। तो ये एक हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ कीवर्ड समझा दे रहा हूँ, कुछ वर्ड समझा दे रहा हूँ जो कि बाद में प्रयोग होंगे और आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो इसको हम पहले ही समझ ले रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो कंपनी का प्रशासन जो था वो दो तरह से चलाया जाता था, एक चलाया जाता था इंग्लैंड में और एक चलाया जाता था भारत में, ठीक है। इंग्लैंड में जो कंपनी का प्रशासन चलाते थे वो कहलाते थे गृह सरकार, ठीक है, और भारत में जो प्रशासन चलाते थे कंपनी का, यहाँ पर अपॉइंट होते थे गवर्नर जनरल आएंगे, आगे आप वायसराय पढ़ेंगे, तो ये लोग क्या होंगे, जो गवर्नर जनरल और वायसराय, ये लोग भारत में प्रशासन चलाते थे, और इंग्लैंड में जो प्रशासन चलाते थे वो चलाते थे गृह सरकार। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई कंपनी है, माना हमने टाटा का एग्जाम्पल ले लिया, टाटा कंपनी है, ठीक है, तो टाटा कंपनी का अगर कोई ब्रांच उसकी भारत में है माना, ठीक है, उसका हेड ऑफिस भारत में है और वो अपनी ब्रांच विदेश में खोलना चाह रही है, तो दो तरह से उसका प्रशासन चलेगा, एक तो विदेश में चलेगा, कुछ ऑफिसर विदेश में, कुछ अफसर विदेश में चलाएंगे उसका प्रशासन, और कुछ अफसर चलाएंगे भारत में, ठीक है। तो कंपनी का प्रशासन भी दो तरीके से चलता था, एक इंग्लैंड में चलता था, इंग्लैंड में जो चलाते थे वो कहलाते थे गृह सरकार, ठीक है, और भारत में जो प्रशासन चलाते थे वो कहलाते थे गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। पूरा यही लोग सरकार को हैंडल करते थे। इसमें आपको एक कीवर्ड और याद रखना है, इसमें एक आएगा सीओपी जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और एक आएगा सीओडी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होते थे, ये आप लोग को समझना है।
तो जैसा कि आपको पता है कि कोई कंपनी है तो कंपनी में बहुत सारे शेयर लगे होते हैं, ठीक है। आप कोई कंपनी है तो आप शेयर खरीदते हैं कंपनी से। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऐसे लोग होते थे जिन्होंने, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे महंगे शेयर खरीद रखे थे कंपनी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शेयर, जो सबसे महंगे शेयर खरीदते थे वो लोग होते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। इसकी भी एक लिमिट होती थी शेयर खरीदने की। जैसे आपको पता ही होगा शेयर का क्या होता है कि अगर आपने कोई भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, इसका मतलब आपने जिस हिसाब से शेयर खरीदे हैं तो उस हिसाब से आप क्या हुए, कंपनी के मालिक हुए एक तरह से, ठीक है। जिसने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं तो वो ज़्यादा मालिक हुआ, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऐसे लोग होते थे जिनके पास, ठीक है, निश्चित लिमिट से ज़्यादा कंपनी के क्या होते थे, शेयर होते थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से ही फिर क्या चुने जाते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुने जाते थे। यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाएगा कंपनी में, सबसे ज़्यादा जो पैसे के शेयर जितने खरीदे होंगे वो जाएंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से ही चुने जाएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होते थे, तो कंपनी को चलाने का काम यही करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन भारत में नहीं चलाते थे ये लोग चलाते थे ब्रिटेन से, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, कंपनी को चलाने का काम करते थे, कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है। यानी पूरा कंपनी को चलाएंगे ब्रिटेन से, यहाँ से ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है। वही ऑर्डर क्या होंगे फिर भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा की पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है, इनके पास क्या होते थे, निश्चित लिमिट तक के कंपनी के शेयर होते थे, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से ही चुने जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और कंपनी को चलाने का कार्य किसका था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करती थी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी मनमानी करना चालू कर दिया था उनने। जैसे ही वो प्लासी का युद्ध जीती थी, बक्सर का युद्ध जीती थी, उनने भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। जहां एक तरफ कंपनी घाटे की ओर जा रही थी और वहां कंपनी के अधिकारी वो अमीर बनते चले जा रहे थे। इनको ब्रिटेन में कहा जाता था नवाब, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अपना पहला एक्ट लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो अब इसी एक्ट के माध्यम से, इसी रूल के माध्यम से अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, भारत में अपना प्रशासन चलाएगी, ठीक है। यानी कंपनी प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की स्थापना हो गई थी, ठीक है। कंपनी का जो प्रशासन भारत में चल रहा था उस पर ब्रिटिश संसद की नियंत्रण की स्थापना कर दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या हुआ, यानी अब जितना भी जो काम धाम करेगी कंपनी, जितना भी व्यापार करेगी, जितना भी नियंत्रण करेगी, वो जितना व्यापार करेगी, उन सब पर किसका नियंत्रण होगा, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से एक्ट के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश संसद का प्रथम बार नियंत्रण स्थापित करा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो वो करा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या था, जो व्यापार की जितनी भी सूचनाएं होंगी वो आपको क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। अब व्यापार की जितनी भी सूचनाएं होंगी, ठीक है, वो क्राउन को देना क्या करा गया था, सुनिश्चित किया गया था। यानी आपको क्राउन को बताना होगा हम जो भी व्यापार कर रहे हैं। इसी एक्ट के तहत सबसे पहले कोड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। मैंने आपको बता दिया कोड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो कोड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई और कोड ऑफ डायरेक्टर की संख्या उस समय रखी गई थी 24। कोड ऑफ डायरेक्टर होती थी, ठीक है, वो कंपनी को चलाने में कार्य करती थी। तो 1773 एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, ठीक है, उनको भी मान्यता मिल गई, ठीक है। यानी जो कंपनी अपने जो प्रशासनिक कार्य यहाँ भारत में चला रही थी, बंगाल का क्षेत्र, उसने बंगाल का बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अंडर में ले लिया था, तो उसका प्रशासनिक क्षेत्र जो चला रही थी, उन पर राजनीति कर रही थी, ठीक है, उसको उन्हीं कार्यों को क्या हुई, मान्यता भी मिल जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 3 प्रेसिडेंसियां उस समय हुआ करती थी, बंगाल की, मद्रास की और मुंबई की, ठीक है। और यहाँ पर अपॉइंट होते थे गवर्नर, ठीक है। मैंने बताया कि बंगाल में भी गवर्नर अपॉइंट हुआ है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो बने वो बने वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब जैसे देखिए, जैसे आपको बताया कि 3 प्रेसिडेंसियां हैं, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ठीक है। और तीनों जगह गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। यानी बंगाल का गवर्नर बंगाल को देख रहा है, मद्रास का मद्रास को देख रहा है, मुंबई का मुंबई को देख रहा है,
लेकिन यहाँ बंगाल के गवर्नर की पावर थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, ठीक है। अब उसका पद बढ़ा दिया है तो उसकी पावर भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ मामलों में मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है, और कुछ मामलों में मद्रास और बंबई को क्या कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। और आपको याद रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, एक पद बन गया गवर्नर जनरल का, ठीक है, और उसकी परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई, ठीक है। अब देखो पहले गवर्नर था बंगाल का, अब बन गया गवर्नर जनरल, ठीक है, तो उसकी एक काउंसिल भी होगी, एक परिषद भी होगी, ठीक है, जो लोग क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो गवर्नर जनरल की परामर्श के लिए 4 सदस्य की एक परिषद यानी काउंसिल का भी गठन किया गया, ठीक है। अब आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद तो बनाया था, लेकिन गवर्नर जनरल के पद को, ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र शक्ति नहीं दे रखी थी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, गवर्नर जनरल स्वतंत्र रूप से, ठीक है, निर्णय नहीं ले सकता है। अगर गवर्नर जनरल को कोई भी निर्णय लेने हैं तो वो क्या करेगा, बहुमत से लेगा, ठीक है। उसकी जो परिषद है 4 सदस्यों की, ठीक है, और एक खुद है वो, तो टोटल 5 सदस्य हो गए, ठीक है। ये आपस में मिलकर यानी निर्णय जो भी लेंगे वो लेंगे बहुमत से, ठीक है। यानी गवर्नर जनरल को वीटो की पावर यहाँ नहीं दी गई है, ठीक है। जो भी निर्णय लेंगे ये लोग क्या लेंगे, बहुमत से लेंगे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद यानी काउंसिल का भी गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सरकार जैसी बननी है, नहीं लग रहा है आपको कि एक गवर्नर जनरल है और उसकी 4 सदस्यों की क्या है, परिषद है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कलकत्ता में, ठीक है, गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना भी की गई है, ठीक है। एक तरह से सरकारी हुई, ठीक है। जैसे आपने पता होगा सरकार में क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी कुछ मंत्री परिषद होती है, ठीक है। तो वैसे ही आप गवर्नर जनरल को एक प्रधानमंत्री ऐसा पद मान लो और उसकी क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी, ठीक है, उसमें गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, ठीक है, कंपनी के जो लोग होते थे वो भारत में बहुत ज्यादा निजी व्यापार करते थे, भारत वालों से रिश्वत लेते थे, भारत वालों से घूस लेते थे, ठीक है। तो उन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। यानी ब्रिटिश संसद ने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से कहा कि आप क्या करोगे, आप भारत वालों से रिश्वत नहीं लोगे, ठीक है, भारत वालों से आप निजी व्यापार नहीं करोगे, ठीक है, और भारत वालों से उपहार वगैरह नहीं लोगे। तो इसी एक्ट के माध्यम से इन सबको भी क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी, ठीक है, उसमें कौन कौन से सदस्य थे वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। तो एक तो गवर्नर जनरल हो गया, जो कि कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स हो गए, और उनकी काउंसिल में 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्य कौन थे, एक थे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, ठीक है, एक थे जॉर्ज मॉनसून, एक थे रिचर्ड बारवेल और एक थे फिलिप फ्रांसिस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा काउंसिल के बारे में बता दे रहा हूं। इस काउंसिल में, ठीक है, जो 3 सदस्य थे वो आए थे बाहर से, यानी इंग्लैंड से आए थे वो लोग, और एक सदस्य था भारत का, ठीक है। जो रिचर्ड बारवेल थे वो भारत में पहले ही काम कर चुके थे, ठीक है, वो भारत में पहले अफसर के पद पर यानी ऑफिसर के पद पर अपॉइंट हो चुके थे। उसके बाद उनको गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में क्या बना दिया, सदस्य बना दिया। लेकिन जो क्लेवरिंग, मॉनसून और फ्रांसिस थे, ये लोग आए थे कहां से, बाहर से, ठीक है। और इसमें जो फ्रांसिस था वो घोर विरोधी था गवर्नर जनरल का, यानी वारेन हेस्टिंग का घोर विरोधी था, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया जो गवर्नर जनरल का जो पद बना है, ठीक है, उसकी काउंसिल में 4 सदस्य हैं, लेकिन गवर्नर जनरल अकेले निर्णय ले नहीं सकता है, निर्णय लेगा तो बहुमत से लेगा, ठीक है। और गवर्नर की काउंसिल में एक सदस्य जो है फ्रांसिस, उसकी गवर्नर जनरल से पट नहीं रही है, ठीक है, वो उसका घोर विरोधी है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां थोड़ी सी दिक्कत थी, ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका भी आप देख लीजिए। जैसे फ्रांसिस जो है, अगर क्या पता क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल जो थी उसमें कौन सा सदस्य था जो घोर विरोधी था गवर्नर जनरल का, ठीक है, तो फ्रांसिस था। तो फ्रांसिस से याद कर सकते हैं आप फ्रांसिस को, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था
ठीक है, उसके माध्यम से कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश संसद है उनने सबसे पहले क्या करा, संसदीय नियंत्रण स्थापित करा ईस्ट इंडिया कंपनी पर। कहा भैया आप जो भी काम करोगे हमें बताओगे आप लोग, ठीक है। संसद से हम जो निर्णय पारित करेंगे उनके माध्यम से आप काम करोगे, ठीक है। गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल बना दी, यानी इस तरह की सरकार का गठन कर दिया कलकत्ता में, ठीक है। गवर्नर जनरल को वीटो की पावर नहीं दी उनने, ठीक है। निर्णय जो लेना था वो किससे लेना था, बहुमत से लेना था, ठीक है। कोड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया। कोड ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी, पूरे व्यापारिक मामले संभालती थी। कहाँ बैठती थी कोड ऑफ डायरेक्टर, तो इंग्लैंड में बैठती थी, ठीक है। और एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई थी कलकत्ता में। कब करी थी, 1774 में, ठीक है। इसमें क्या थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में वो थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और 3 अन्य लोग कौन थे, वो थे रॉबर्ट चैम्बर्स, जॉन ह्यूज और ले मैस्ट्री, ठीक है। ये लोग अन्य जज थे, मेन जज थे वो थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। ये एलिजा इम्पे वही हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, उन पर एक आरोप लगाया गया था। किसने लगाया था आरोप, नंद कुमार ने, ठीक है। नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर एक आरोप लगाया था, ठीक है। अवध की बेगम से घूस लेने का आरोप लगाया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या करी थी, एक न्यायिक हत्या भी कराई थी, ठीक है। कानूनी हत्या कराई थी नंद कुमार की, ठीक है। नंद कुमार को जेल भेज दिया गया था, उसके बाद इनको फांसी की सजा दे दी गई थी नंद कुमार को। तो उस टाइम पर जज कौन थे, एलिजा इम्पे ही थे जज उस टाइम पर, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स पर एक न्यायिक हत्या कराने का आरोप लगा था। और ये जो न्यायिक हत्या कराई गई थी उस टाइम पर जज कौन थे, तो एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे और जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये लोग क्या थे, फ्रेंड भी थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है, ठीक है। अब कलकत्ता में ही तुम्हारा बैठ रहा है गवर्नर जनरल, ठीक है। यानी बंगाल में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है, बंगाल में बैठता है गवर्नर जनरल, ठीक। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरा बंगाल का अपने आप को सर्व मानता है, राजा मानता है भैया। वो कहता है भैया यहाँ का कानून मैं बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ का भैया राजा मैं हूं। अब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है 1774 में। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, उस समय जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में स्थापना हुई थी 1774 में, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल उसके अंतर्गत आते थे, उसमें शामिल थे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था भैया यही हम हैं यहाँ की करता धरता, कानून भैया हमारे तरह से बंगाल चलेगा, तो उसको हम चलाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, ठीक है, और एक तरफ होता है सुप्रीम कोर्ट, दोनों में क्या होते हैं, विवाद छिड़ जाते हैं, ठीक है। कैसे छिड़ते हैं, अब देखो बंगाल में बैठता है गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल, वो कह रहा है भैया बंगाल का करता धरता हम हैं, हम रूल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है भैया तुम हमारे अंडर आते हो, रूल हम बनाएंगे, ठीक है। बिहार हमारे अंदर आता है, उड़ीसा, बंगाल तो है ही, ठीक है। यहाँ जो भी कानून चलेंगे वो हमारे माध्यम से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी, ठीक है, वो कुछ काम ऐसे करती थी कि सुप्रीम कोर्ट से रोक देती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन थे वो ढंग से डिफाइन नहीं करे गए थे, ठीक है। यानी उनके जो क्षेत्र हैं वो ढंग से डिफाइन नहीं करे गए थे, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को ढंग से डिफाइन नहीं करा गया था। तो इससे ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल आपस में ही लड़ जाते थे। वो कहते थे ये मेरा क्षेत्र है, वो मेरा क्षेत्र है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि आजकल वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशियल तीनों की पावर अलग है, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की पावर क्या है, अलग है, ठीक है। एक दूसरे से वो क्लैश नहीं करते हैं, मगर कभी कभी मामले ऐसे होते हैं कि आपस में क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन थे वो ढंग से डिफाइन नहीं करे गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो आपस में क्या हो जाते थे, लड़ जाते थे कभी कभार, ठीक है। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला अधिनियम, ठीक है।